ऐसा कहा जाता है कि घर की बहू घर की अन्नपूर्णा होती है। उसके हाथों में स्वयं माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। पर हमारे देश के कई घरों में आज भी बहू को सिर्फ खाना बनाने की मशीन समझा जाता है, जैसे बहू बस खाना बनवाने के लिए ही लाए हो। ऐसा ही कुछ हाल था पार्वती का भी, जिसकी 20 साल की शादी में उसने बस खाना ही बनाया था। ना सिर्फ उसके सास ससुर और पति, पर अब तो उसके दोनों बच्चे गुड़िया और पिंकू भी उससे बस यही उम्मीद रखने लगे थे। रविवार की शाम सब लोग अपने अपने तरीके से आराम फरमा रहे हैं। सास ससुर भजन सुन रहे हैं, पति टीवी देख रहा है, बच्चे फ़ोन चला रहे हैं। अरे पार्वती, आज तो रविवार है, आज कुछ स्पेशल बना दे जिससे मज़ा आ जाए। रविवार हो या सोमवार, पार्वती बहू तो रोज़ कुछ ना कुछ अलग ही बनाती है। कब तुम लोग सादा खाना खाते हो? आप तो जब देखो उसी की तरफदारी करते हैं। मैं कह रही थी कि आज सांभर और डोसा बना दे। ठीक है माँ जी, अभी बना देती हूँ। नो मम्मी, मैं नहीं खाऊंगी डोसा, मेरे लिए पास्ता बना दीजिए प्लीज़, वो वाइट सॉस वाला, मैं तो वही खाऊंगी। मम्मी मैं नहीं खाऊंगा पास्ता, मुझे हलवा खाना है प्लीज़। हाँ हाँ, मम्मी सब बना देगी। अरे बना दो ना, बच्चे जो कह रहे हैं। जी ठीक है। और सुनो, मैं ये सब भारी भारी नहीं खाऊंगा, मेरे लिए कुछ हल्का फुल्का सलाद जैसा बना देना। तुम सबकी हर बार नई और अलग अलग फरमाइशें होती है। पार्वती बहू का तो पूरा दिन रसोई में ही चला जाता है। अच्छा एक काम करो, जल्दी से खाना बना लो, फिर हम घूमने चलते हैं, ठीक है? जी ठीक है। पार्वती के घर का ये आज का नज़ारा नहीं था, बल्कि रोज़ का था। इस घर में सब की अलग अलग फरमाइशें होती थी और पार्वती को हर किसी के लिए अलग कुछ बनाना पड़ता था। सुरेश ने कह तो दिया कि जल्दी से काम कर लो फिर घूमने चलते हैं, पर सबके लिए इतनी सारी चीज़ें बनाते बनाते पार्वती इतनी ज़्यादा थक गई कि रसोई का काम करने के बाद उसमें ताकत ही नहीं बची थी और भी कुछ करने की। सबका खाना बन गया है और मैंने टेबल पर भी लगा दिया है। चलो अच्छा है, हमारा भजन भी पूरा हो गया। ये पास्ता, मज़ा आ जाएगा अब तो। और मेरा हलवा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से तो। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ थोड़ी देर आराम करने। अरे घूमने नहीं चल रही क्या? नहीं, आप बच्चों को लेकर घूम आइए। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ सच में। अभी दिन का खाना बनाया है, फिर शाम का नाश्ता और रात की तैयारी भी तो करनी है। तुम ना हमेशा ऐसा ही करती हो, फिर कहती हो आप तो मुझे कहीं लेकर नहीं जाते। पार्वती घर की बहू कम और एक बावर्ची ज़्यादा थी। घर के लोग तो फिर भी ठीक थे, लेकिन उनके घर वाले अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी घर ले आते हैं और पार्वती को उनकी भी फरमाइशें पूरी करनी पड़ती है। शाम के 8 बज रहे हैं, इस वक्त कौन आ गया? पार्वती घर का दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि उसके पति अपने ऑफिस के दोस्तों को घर ले आए थे। अरे आप बता तो देते कि आप इतने सारे दोस्तों को घर पर ला रहे हैं, मैंने सारा खाना भी बना दिया है। अरे सब लोग जिद करने लगे कि आज तो भाभी के हाथ के पकोड़े और वड़ा पाव खाना है तो सबको ले आया घर में। अरे पर अब इस वक्त सब कुछ कैसे होगा? अरे तुम्हें खाना बनाने में क्या दिक्कत आएगी? हम जब तक मैच देख रहे हैं तब तक बना लो तुम। अरे कोई जल्दी नहीं मैं जानता हूँ तुम माहिर हो इन सब में। अरे पर कुछ नहीं, सब लोग तुम्हारे हाथ का खाना खाएंगे तो तुम्हारी तारीफ होगी ना। चलो अब जल्दी करो, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। पार्वती ने रात का सारा खाना बना दिया था और सुरेश और उसके दोस्तों के आ जाने से उन सबके लिए उसने फिर से पकोड़े और वड़ा पाव बनाया। सुरेश अपने दोस्तों के साथ रात 11 बजे तक मैच देखता रहा और पार्वती उन सब के लिए कभी नाश्ता, कभी शरबत, कभी चाय बनाती रही। रात होते होते वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। अरे पार्वती सुनो तो। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अरे मैं कह रहा था कि कल टिफ़िन में मुझे छोले और भटूरे बना देना। सबकी फरमाइश है कि कल भाभी से छोले भटूरे ही बनवा के लाना। पार्वती बिना कुछ कहे अपने कमरे में आकर सो जाती है। पार्वती की ज़िंदगी हर रोज़ बस एक जैसे रास्ते से गुजर रही थी। सुबह उठते ही रसोई में जाना, कुछ देर कमरे में वापस आराम करना और फिर से रसोई के काम में लग जाना। पार्वती का कल जन्मदिन था और सबको याद भी था, इसलिए सब पार्वती के जन्मदिन पर कुछ अच्छा बनाने की फरमाइश करने लगे। पार्वती, कल ना वो मूंग दाल का हलवा और पुरिया बनाना, तेरा जन्मदिन है ना, भगवान जी को भोग भी लगाएंगे। मम्मी कल आपका बर्थडे है ना,
तो कल वो चॉकलेट केक बनाना जो आपने पिंकू के बर्थडे पर बनाया था ना, कितना यम्मी था वो। मम्मी आपका बर्थडे है तो कल तो पाव भाजी बननी है, आपको पसंद है ना? मस्त मक्खन वाली पाव भाजी बनाना, मज़ा आ जाएगा। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। तुम कहो तो तुम्हारी कुछ सहेलियों को भी बुला लेते हैं। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, पर पाव भाजी थोड़ी ज़्यादा बनाना, मेरे बॉस को भी पसंद है, उनके लिए भी थोड़ी ले जाऊंगा। हाँ हाँ, हलवा पूरी भी थोड़ा ज़्यादा ही बनाना। मंदिर में बहुत सारे लोग और पड़ोस की औरतें भी तो आती है ना। जी, बना दूंगी। और कुछ? और जो तुम्हें पसंद हो अपने लिए बना देना, कल तो तुम्हारा ही जन्मदिन है वैसे। पार्वती को जन्मदिन की खुशी तब होती जब उसे जन्मदिन मनाने का मौका मिल पाता। उसका पूरा दिन तो बस रसोई में सब कुछ बनाने में ही चला गया। उसका खुद का जन्मदिन हो या घर में किसी का भी जन्मदिन होता, उसका एक ही ठिकाना होता, रसोई। क्योंकि सब कुछ बनाने में उसका इतना वक्त चला जाता था कि उसे कभी कोई खुशी, त्यौहार, जन्मदिन मनाने का मौका ही नहीं मिल पाया। अपने जन्मदिन पर भी वो सब बनाने के बाद चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गई और सोते ही उसे नींद आ गई। ये देखो, अपने जन्मदिन पर भी अपने कमरे में जाकर सो गई। खुद केक बनाया है और काटा भी नहीं। अरे जब देखो कमरे में जाकर सो जाती है। जैसे तुम लोग तो उसे पूरा दिन सोने ही देते हो ना। जब देखो बहू यह बना दे, पार्वती यह बना दो, मम्मी मुझे आज ये खाना है, मैं ये नहीं खाऊंगा, आज मेरे दोस्तों के लिए बना दो, आज मेरे रिश्तेदारों के लिए बना दो। कभी तुम लोगों ने सोचा है पार्वती की जिंदगी बस रसोई और कमरे तक ही रह गई। आज उसका जन्मदिन था, फिर भी वो पूरा दिन रसोई में खाना बनाती रही। किसी को ख्याल नहीं आया कि उसका थोड़ा हाथ ही बटा दे या उसे कहीं घुमाने ले जाए। नहीं, पर उससे तो फरमाइशें कह दी, केक बनाओ, पाव भाजी बनाओ, हलवा पूरी बनाओ। और जब वो पूरा दिन थक जाने के बाद कमरे में आराम करती है तो तुम ही लोग कहते हो कि पार्वती को तो बस रसोई और कमरे में ही रहना है। अरे कभी खुद की गलतियों को देख लिया करो। आप सही कह रहे हैं पिताजी, हमने कभी ये बात समझी ही नहीं। पार्वती की ज़िंदगी में खाना बनाने के अलावा और भी चीज़ें करने को जो हमने उससे छीन ली है। आज से हम सब उसकी मदद करेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। अगले दिन सुबह सब लोग पार्वती के पास खड़े थे, हाथ में केक और नाश्ता लिए। आज कई सालों बाद शायद उसका जन्म हुआ था, जहाँ सब लोग उसके लिए नाश्ता लेकर खड़े थे। पार्वती के चेहरे पर मुस्कान थी और आंखों में आंसू। उस दिन उसने रसोई में पैर भी नहीं रखा और पूरा परिवार एक साथ बाहर घूमने भी गया। औरतें सिर्फ रसोई की चार दीवारों के लिए नहीं बनी, उनकी अपनी भी ख्वाहिशें और ज़िंदगी है, और ये सबकी जिम्मेदारी है कि उनकी खुशी का ख्याल रखा जाए। प्रॉपर्टी होना भी मुश्किल और ना होना भी। जिसके पास नहीं है वो एक घर के लिए तरस रहे हैं, लेकिन जिनके पास है वो, उनका क्या हाल है देखिए ज़रा। देवरानी कहती है, देख लो दीदी, सारी उम्र ऊपर वाले कमरे में रखा है मुझे। मेरी बहू नहीं आएगी ऐसे ऊपर नीचे वाले मकान में। मुझे तो मेरा हिस्सा चाहिए। हाँ हाँ, तो ले लेना सास से जाकर। वैसे भी जो बड़ी होती है ना वो पहले आती है, तो घर के सबसे अच्छे कमरे में वही रहती है, ये सब जानते हैं। हाँ, तो सारी जिंदगी तो रह ली, अब क्या? अब मुझे रहना, अब आप ऊपर जाइए। तभी सास आ जाती है। हाय रे, किसे ऊपर भेजने की बात कर रही है छोटी? ऊपर जाना हम लोगों के हाथ में नहीं, बल्कि ऊपर वाले के हाथ में होता है। अरे अम्मा, कुछ पता तो है नहीं, आ जाती हो बीच में चक्कर चक्कर करने। वो मुझे ऊपर के कमरे में शिफ्ट होने को बोल रही है, कह रही है बहू को ऊपर नहीं जाने देगी। हाय रे, ये वाली बात क्यों भाई? 25 साल तो तूने ऊपर के कमरे में लगा दिए, अब क्या नीचे के कमरे में बगिया लगानी है? और हाँ, बहुएं जितनी आएंगी उन लोगों के लिए तीसरा माला तैयार करवा दो। देवरानी, जिसे सास से बहुत डर लगता था। अब वो अम्मा जी, कल को बहुओं को बच्चा होगा तो कैसे तीसरे माले से नीचे काम करने आएंगी? नहीं नहीं माँ जी, ऐसा ना करें। चुप, ऐसा ना करे। अरे तो कैसा करे? हम निकल जाए क्या घर से? या तो पति और बेटे से बोल के कहीं और मकान ले ले,
मैं क्या करूं? जो है यही है। रहना है तो ऐसे ही रहो जैसे मैं कह रही हूँ, नहीं तो नहीं तो माँ जी? निकल लो पतली गली से। कोई काम नहीं है तुम लोगों का यहाँ, समझी? हाय रे, क्या करती देवरानी। शहर के बीचों बीच बड़ा सा मकान, इसे छोड़कर कहाँ जाती? तो क्या देवरानी भी विद्रोह का बिगुल बजा देती है, सास के खिलाफ जंग लेकर तैयार हो जाती है और फिर सासू माँ, मुझे ना मेरा हिस्सा दे दीजिए, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती हूँ। हिस्सा? क्या लेकर आई थी अपने बाप के घर से जो हिस्सा मांग रही है? 2 कुर्सी और 1 पलंग, जा ले जा, वही है तेरा, बाकी तो तेरा कुछ है नहीं। क्यों बड़ी जो कि आराम से जी रही थी, ना घर के काम की चिंता थी, ना ही रहने खाने की। वो तो बस सास की हाँ में हाँ करती थी। हाँ माँ जी, और क्या, सही तो बोल रही हैं आप। एक बार बड़ी बहू की दोस्त उससे मिलने आती है। क्या है यार, कितना बड़ा मकान है तेरा, वाह। तभी सास की आवाज आती है, बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, इधर आना, जरा सर पर तेल रख दे, बाहर धूप में बैठी हूँ मैं। ये क्या है यार, तेरी सास कितनी तेज है। क्यों, तेरी छोटी देवरानी भी तो है, उससे क्यों नहीं कहती? अरे वो सुनती तब ना, वो नहीं देती इन्हें भाव, वो तो अलग होने की जिद कर रही है। और बड़ी बात तो ये है कि छोटे भैया भी कुछ नहीं कहते, वो भी बीवी की हाँ में हाँ करते हैं। सही है, वो तो अपना बड़ा घर बेचकर छोटे घर में भी चली जाएगी और ऊपर से सास तेरे हिस्से में पड़ जाएगी। देख, अलग ना हो ना तू, पता चला ना घर की ना घाट की, छोटा घर मिलेगा ऊपर से सास। अरे चल ना, कोई बात नहीं, आजा बाहर धूप में बैठते हैं, वहीं छोटी चाय ले आएगी, मैं माँ के सर पर तेल लगा दूंगी और बात भी हो जाएगी। बड़ी और उसकी सहेली सास के पास बैठ जाते हैं। अच्छा किया तू आ गई सरला, ये बड़ी तो सारा दिन घर पर ही घुसी रहती है, ना कहीं आती है ना कहीं जाती है। ये बचपन से ही ऐसी ही है आंटी जी, मैं ही इसके पास आती थी, ये तो कहीं नहीं जाती। खैर, दिन बीतते हैं और छोटी बहू का प्रकोप घर पर बढ़ता ही जाता है। एक रोज छोटी बहू की माँ, हाँ जी, क्या है समधन जी आपका? जीते जी बच्चों को अलग कर दीजिए ना बंटवारा करके, क्यों पूरा मकान लेकर बैठी हैं? अरे आप कौन होती है हम लोगों के घर की बात पर बोलने वाली हैं? मैं घर दूं ना दूं ये मेरा फैसला है, आपको लड़के से मतलब होना चाहिए, ना कि प्रॉपर्टी से। अच्छा घर देखकर शादी की थी, ना ही लड़का देखकर, वरना था क्या आपके लड़के में जो हमारी पढ़ी लिखी समझदार बेटी के सामने खड़ा भी हो सकता था? तभी वहाँ छोटा बेटा आ जाता है। देख ले, तेरी सास तेरे गुणों की तारीफ कर रही है, बोल क्या बोलना है? अरे माँ छोड़ो ना, जो बोल रही है मान लो, वैसे भी मैं तो तंग ही आ गया हूँ रोज रोज के क्लेश से। तो तू जा ना, जा लेकर जा अपनी बीवी को घर से बाहर। मैं घर बेच दूंगी तो किसके पास रहूंगी? अरे कैसी बात कर रही हैं माँ जी, हम लोग तो हैं, वैसे भी शांति से रहना जरूरी है, ना कि बड़ा छोटा घर। क्यों? सास को बड़ी की बात ठीक लगती है, लेकिन वो भी जिद कर लेती है कि वो अपना घर नहीं बेचेगी। देख ले छोटे, तुझे जो भी घर लेना है मैं लेकर दूंगी। ये हुई ना बात। देखिए माँ जी, साफ साफ बोल रही हूँ, 50 लाख की पूरी हकदार हूँ मैं इस 1 करोड़ के मकान के लिए, ठीक है ना? हाँ, इतना तो कर ही देगी ना ये बुढ़िया। क्यों दोगे ना मेरी बेटी को 50 लाख? सास छोटे बेटी की ओर देखती है। हाँ, क्यों नहीं। वैसे ये छोटा बेटा मेरा जानता है कि ये घर मेरे लिए क्या मायने रखता है, फिर भी शांति से जीना ज्यादा जरूरी है। बहू सास की बात समझ जाती है, वो भी परेशान हो जाती है कि वो क्या कर सकती है कि वो ना सास की कोठी बिकने दे और ना ही घर की शांति भंग होने दे। सभी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन बड़ी बहू सास के साथ बैठी होती है। वो सास की खामोशी समझ रही होती है। क्या करूं बहू, अब तो कोई चारा नहीं रह गया। देख ले, घर को
बेचने के लिए रख दे। कैसी बात कर रही हैं माँ जी, ये तो ठीक नहीं है। तो क्या किया जा सकता है? ये तो मैं नहीं जानती माँ जी, लेकिन आपको यूँ दुखी देखकर भी अच्छा नहीं लग रहा। कुछ ही दिनों में घर खरीदने वाले आने लगते हैं। जैसे जैसे लोग घर देखने आते हैं, सास बीमार होती जाती है। मुझे नहीं लग रहा कि इस कोठी को बिकता मैं देख पाऊंगी। फिर एक रोज जैसे ही घर की बोली लगती है बड़ी बहू, मैं पैसे देने को तैयार हूँ। छोटी, मैं तुम्हारे पैसे देकर ये आधा घर खुद खरीदती हूँ। सास हैरान हो जाती है। तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आ गए? तो ले लीजिए ना, मुझे क्या है, पैसे दे दीजिए, मैं तो चली। बड़ी बहू छोटी बहू और उसके पति को पैसे दे देती है। बेटा, तूने तो मुझे मेरी कोठी बचाकर नया जीवन दान दे दिया। लेकिन ये पैसे ये कहाँ से आए तुम्हारे पास? मैंने अपने सारे गहने बेच दिए हैं। कुछ पैसे भाई से उधार लेकर आई हूँ। छोटी के हिस्से में किराएदार रखकर वो पैसे चुका दूंगी तो। जीती रे बहू, तूने अपनी सास की कोठी ही नहीं, जिंदगी भी बचा ली। हमेशा खुश रहना। प्रेमा बहन पूरे मोहल्ले में बदनाम थी। पता है क्यों? अरे रुक जा प्रेमा, कुछ देर और गप्पे लगा ले। अरे नहीं नहीं, बहू के आने का वक्त हो गया है। चलो, अच्छा नमस्ते। प्रेमा के जाने के बाद अरे कैसे रुकेगी? 5 बजे के बाद तो ये एक पल नहीं रुक सकती। बहू जो आ जाती है इसकी ऑफिस से। सच्ची पहली सास देखी है जो बहू की गुलामी करती है। पता नहीं कैसे रह लेती है बहू के साथ। लेकिन प्रेमा घर आकर चाय बनाती है, टेबल पर रखती है, तभी बहू आ जाती है। तो माँ जी, आज वॉक पर नहीं गई थी आप? गई थी बहू, कैसी बात कर रही हो? वो तो शूज में मिट्टी लग गई थी ना, इसलिए धोने रखे हैं। फिर ठीक है, रुकिए मैं आ रही हूँ आपका बीपी और शुगर लेवल चेक करने। अब हाँ कर लेना, पहले बैठ और चाय तो पी ले साथ में। बहू सास के साथ बैठ जाती है। हाँ, फिर क्या हुआ तेरे उस कलीग का जिसे कल डांट पड़ी थी? माँ जी, वो तो आज आया ही नहीं। अरे कैसे आता बेचारा। ये तो है। तू ना अपना काम ठीक से किया कर। खाना खाया था ना? दोनों सास बहू फिर से शुरू हो जाती है गप्पे लड़ाने। लेकिन बाहर पड़ोसी के घर पर खड़ी औरत, देखा प्रेमा जी अंदर गई, अब तक बाहर नहीं निकली। अब निकलेंगी भी नहीं। अब तो सीधे सुबह बहू के जाने के बाद ही आएंगी। मुझे तो लगता है कि बांध देती है वो बहू सास को। हाँ सही बात है। शुक्र है भगवान का कि हमारी बहू कम से कम बात ही नहीं करती है। कम से कम बाहर आने जाने में पाबंदी तो नहीं है। सच्ची ऐसी बहू देखकर तो लगता है कि अपनी ही अच्छी है। कम से कम खाना ही नहीं देती, बाकी सब तो ठीक है ना। वहीं उधर प्रेमा जी के घर पर, माँ जी आज बाहर से ऑर्डर करते हैं, ये भी शहर से बाहर है और आपको भी कुछ हल्का ही खाना है तो। अरे क्यों हल्का खाना है? मैंने तो आज सोचा था कि बटर पनीर खाऊंगी। जरूर खाना माँ जी, लेकिन रात में नहीं। रात में आपको ये नहीं पचेगा। कल दिन में खाना और शाम तक वॉक, ठीक है ना? हाँ बहू, ठीक कह रही है तू। वो क्या है ना, पेट फिर टाइट टाइट हो जाता है। माँ जी, आपकी सहेलियों को भी बोला करिए ना कि वो आपके साथ वॉक किया करे। अरे उन लोगों को क्या बोलूं? पता नहीं बहू, उन लोगों के घर में बहुएं हैं भी कि नहीं। समझाती ही नहीं कि क्या खाए, कैसे एक्सरसाइज करे, कैसे वॉक करे। अरे खड़ी रह जाती है पंचायत करने। मुझे भी कह रही थी रुको रुको, मैंने तो कह दिया भैया मैं नहीं रुक सकती। माँ जी, कहीं वो आपको घमंडी न समझती हो। अरे समझने दे बहू, मुझे अपना घर देखना, अपनी सेहत देखनी है। कौन मेरे बारे में ये क्या सोचते हैं, उससे मुझे क्या लेना देना। माँ जी, ये शॉर्ट कुर्ती लाई हूँ, कल पहन लेना, स्मार्ट लगेंगी आप। सास बहू की जोड़ी घर के अंदर कैसी थी बाहर किसी को नहीं पता था। सबको लगता था कि प्रेमा अपनी बहू की गुलाम है। अगली सुबह बहू काम पर और सास शाम को वॉक पर न्यू कुर्ती पहनकर।
आय हाय, लग रहा है कि ऑनलाइन शॉपिंग कर कर आ गई है हमारी प्रेमा जी। सही बात है, क्या जच रही है। कुर्ती तो बहुत अच्छे डिजाइन की है। कहाँ से लाई हैं? हमें भी बताइए, हम भी खरीदेंगे। अरे कहाँ क्या, वो क्या है ना, बहू ही लेकर आती है। उसी के आदेश का पालन किया है। माँ जी आज आप ये पहनेंगी। अब उसे ही पता होता है कि मैं क्या पहनूं क्या नहीं। अच्छा चलो, आज तो वॉक की अभी शुरुआत की है। चलिए नमस्ते। प्रेमा चली जाती है, लेकिन पीछे छोड़ जाती है बातों का वो सिलसिला जिसका ना तो कोई सर होता है ना ही कोई पैर। हाय रे, फूटी किस्मत इस औरत की। सच्ची यार, मतलब क्या पहने ये भी बहू बताएगी। मेरी वाली ही सही है, ना मेरे कपड़े धोती है ना सुखाती है। तार में सूखे पड़े हो ना तो उठाती भी नहीं, और ना ही घड़ी करती है। सच्ची, मेरी वाली को भी भले ही पता हो कि मेरे पास 2 ही साड़ियां हैं और दोनों फटी। भले ही नई साड़ी ना लेकर आए, लेकिन मैं कौन सी पहनूं इससे तो मतलब नहीं रखती। धन्य है, कम से कम हम बच गए ऐसी बहू से। वैसे कुर्ती लग रही थी बहुत झकास, है ना? हाँ, लेकिन फायदा क्या? बोला ना कि बहू ने कहा था पहनो। अरे कैसी भी हो, है तो गुलामी की निशानी ना, और वो भी बहू की गुलामी। छी, मैं तो कभी ना पहनूं ऐसी कुर्ती। मैं तो फटी साड़ी में ही खुश हूँ। सभी प्रेमा के बारे में बात करते। फिर वो दिन भी आ जाता है जब प्रेमा दिखना बंद हो जाती है। 1 दिन, 2 दिन, अरे प्रेमा दिखाई नहीं दे रही। पता नहीं क्या हुआ होगा। अरे हुआ क्या होगा, बहू ने पाबंदी लगा दी होगी। सच्ची, बेचारी की तो किस्मत ही खराब है। हमारी बहू भी तेज है, लेकिन ऐसी नहीं कि घर में ही बंद करके रखते। मेरी वाली तो चाहती है कि मैं बाहर ही रहूं। कम से कम घर में तो 4 दिनों से कैद नहीं किया। चलो ना, प्रेमा बहन के घर चलकर धावा बोल देते हैं। कम से कम बहू को तो लगे कि वो अकेली नहीं है, हम सब उनके साथ हैं। हाँ चलो, और क्या, चलते हैं कल प्रेमा के घर। सभी मिलकर फैसला करते हैं कि वो प्रेमा बहन के घर ये देखने जाएंगे कि कहीं उनकी बहू ने उन्हें घर पर बंद तो नहीं कर दिया, कहीं वो परेशान तो नहीं है। फिर प्रेमा के घर पर। हाय रे प्रेमा, क्या हो गया? बीमार सी लग रही है। हाँ, वो तबीयत थोड़ी खराब थी, बहुत कमजोरी लग रही है। अब ठीक हूँ, कल से आऊंगी। हाँ, कमजोर लग भी रही है। किसी डॉक्टर को दिखाया? और घर पर कौन है देखभाल करने के लिए? चल मेरे घर चल। तभी वहाँ बहू हाथ में जूस का ग्लास लेकर आ जाती है। नहीं नहीं, वो कहीं नहीं जाएंगी। अरे क्यों नहीं जाएंगी? तबीयत खराब है तो कौन देखेगा? अरे सास है तेरी, कोई जानवर नहीं जो अत्याचार करती रहती है। ना मन का खा सकती है, ना मन से बाहर जा सकती है, ना मन का पहन सकती है। चल चल तू हमारे साथ प्रेमा, तेरी हालत देखी नहीं जाती। अब नहीं करने देंगे हम तुझे तेरी बहू की गुलामी। प्रेमा को सभी की बात सुनकर हैरानी होती है। बहू दुखी होकर अंदर जाने लगती है कि प्रेमा बोल पड़ती है। रुक जा बहू, कहाँ जा रही है? तुम लोगों को मेरी चिंता है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम लोगों को किसने कहा कि मैं परेशान हूँ? अरे किसने कहा कि मैं बहू की गुलामी करती हूँ? अरे मेरी बहू ही तो है जो 4 दिन से दफ्तर नहीं गई। मेरे आगे पीछे कभी जूस तो कभी दवाई लेकर घूमती रहती है। मुझे उसके साथ बात करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं बाहर कम निकलती हूँ। और तो और मैं स्मार्ट दिखूं, इसलिए वो ऐसे कपड़े खरीद कर लाती है, समझी? अच्छा, ये तो बढ़िया है, हम तो मजाक कर रहे थे। सही है तेरा तो प्रेमा। अब बहू माफ करना। हाँ अच्छा, चलते हैं हम। नहीं नहीं, अब कोई कहीं नहीं जाएगा। मतलब मेरे हाथ की चाय पीकर ही आप जा सकते हैं।